Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, है ना। तो अब जल्दी से क्या करें, जल्दी से पढ़ने के लिए आ जाए। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था, है ना। तो पहले लेक्चर में हमने क्या बातें की थी, पहले लेक्चर पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बात की थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के साथ साथ हमने और क्या बातें की थी, हमने एरिया वेक्टर पे बातें की थी। हमने बताया था कि एरिया क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड किस तरीके से होता है, अलग अलग चीजों का, ये सब चीजों पे आपसे बातें हुई थी। ठीक है, तो एरिया पे बातें हो गई। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बात कर लिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है और एरिया क्या होता है। तो अगर आपने ये पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, तो जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर आई बटन देख रहे होंगे, आई बटन क्लिक करके हमारे उस वीडियो पे जा सकते हैं। खैर, हम आगे बात करते हैं, हमारी कहानी कहां से शुरू होगी। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा आज बातें होंगी, चर्चा होंगी किस पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बातें होंगी। कईयों को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में ही नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, वो कईयों को नहीं समझ में आता। पूरा 12 निकाल देते हैं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल देते हैं, है ना। वो उनको हवा तक नहीं लगता इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ध्यान से देखें, ढंग से देखें और पूरा वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100% समझ में आने वाला है आज। मतलब आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फोड़ डालेंगे अपन, है ना। तो अपन आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या पड़ेगा, सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ सर, नाम तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करने वाले हैं। अब उस पर हम छोटी छोटी चर्चा करते हैं। सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं पहले बात किया था ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैंने निकाली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किसी पोजीशन पे कितनी होती है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ताकत होती है। दूर जाएंगे तो ताकत घटती जाएगी, जितने पास रहेंगे चार्ज के उतना ज्यादा ताकत रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। उस ताकत को ही क्या बोलते थे, बेसिकली इंटेंसिटी बोलते थे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेसिकली हमने चुना हुआ था, उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अकर, है ना। ऐसा रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी अदर चार्ज पार्टिकल पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता हो या फिर रिपल्सन का फोर्स लगता हो, दैट इज बेसिकली नोन आपका क्या कहलाता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। तो मैं दो तरीके का डेफिनेशन आपको बताया, कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, उसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भैया, कि बेसिकली हमने बताया था आपको पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, एक हाँ एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक एनर्जी होता है, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं एक इमेजिनरी एरिया ड्रॉ करता हूं, चलो मान लो सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर मैंने दरवाजा मान लिया, या फिर कोई भी दरवाजा रेक्टेंगल टाइप का मान लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से अगर बह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से अगर जा रही है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस दरवाजे से जा रही है या इस सर्कल से जा रही है, ऐसा मान सकते हो दरवाजा है, कोई दरवाजा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब इससे क्या जा रहा है, इससे बेसिकली एनर्जी पास कर रहा है। इससे बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी पास कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दूंगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गया, मतलब एनर्जी बढ़ गया।
एनर्जी बढ़ गया, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन कितना बढ़ गया इसको भी तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में यही होता है कि अगर हो रहा है तो कितना हो गया, क्यों हो गया, पहला क्या चीज है क्यों हो गया, दूसरा क्या चीज है कितना हो गया। तो कितना हो गया यही हम बेसिकली निकालने वाले हैं, वो कितना क्या होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हुआ कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो कितनी एनर्जी पास कर रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, उसी का कैलकुलेशन ही बेसिकली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और मजा आने वाला है और आपको समझ में आएगा अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है। लेकिन सर ये किताबों में तो अलग डिफिनेशन लिखा होता है, वहां पे भी आऊंगा लेकिन असलियत में समझने के लिए है ना, फील वाला सब्जेक्ट है ना, पहले फील करो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा है उसी एनर्जी के मेजरमेंट को, उसी एनर्जी के कैलकुलेशन को, बेसिकली मापदंड को बेसिकली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है कि कितना एनर्जी पास हो रहा है ना। इसको संभाल के रखो, अभी मैं डेफिनेशन पे आ जाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, घबराए नहीं, पहले समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, बात समझ में आ गई कि ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये दरवाजा है ना। इट इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो अगर मान लेते हैं ये क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारा क्या है, ये बेसिकली मान लेते हैं ये हमारा आपका एक दरवाजा है ना, ये आपका क्या है, दरवाजा है, ये दरवाजा। तो अगर मैं बोलूं ये दरवाजा है, दरवाजा का एरिया का डायरेक्शन किधर मानेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमारा दरवाजा है, तो अगर ये दरवाजा है तो उसका सरफेस ऐसा होगा, या तो बाहर मानेंगे या तो अंदर मानेंगे। मान लो बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है तो आसान हो जाएगा। ये तो मेरे ऊपर है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी एरिया का डायरेक्शन किधर माने, है ना। टू डायरेक्शन होते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी एक मान सकता हूं, पढ़ाया था ना पहले, तो कोई भी एक मान सकते हो। तो मैं इधर मान ले रहा हूं, राइट साइड मान ले रहा हूं। अगर राइट साइड है बेटा, तो अगर राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब एरिया का डायरेक्शन में अगर इसी डायरेक्शन में ही मान ले रहा हूं दरवाजे का, तो ये एरिया का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या पूरी की पूरी लाइंस इस दरवाजे को पास कर रही है, मींस पूरी की पूरी एनर्जी पास कर रही है, हाँ पूरी की पूरी एनर्जी पास कर रही है। तो अगर मैं ये आपसे कहूं कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते हो, क्या इस दरवाजे से जाने वाली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है हाँ। पहले 3 लाइंस गुजर रही थी तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दिया, मतलब कि एनर्जी बढ़ा दिया, है ना। पहले कम एनर्जी जा रही थी, अब ज्यादा एनर्जी जा रही है ना। तो इसका मतलब ये द एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा एनर्जी पास करेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक सिंबल देते हैं, उसे बोलते हैं फाई, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई। बहुत बढ़िया सर, बात तो समझ में आ गई कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई। चलो दूसरा तरीका बताते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मान लो कि लाइंस कितने हैं आपके, 3 लाइंस है खाली, ओनली लाइंस कितने हैं, 3, है ना। अब एरिया को क्या करो, कभी एरिया बड़ा करो कभी छोटा करो। मान लो पहले इतना एरिया था, है ना, ढेर सारे लाइंस हैं, ऐसा मान सकते हो ढेर सारे लाइंस है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, ई बराबर क्या मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो अगर छोटा एरिया ले लोगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम पास करेंगी, और यहीं से अगर बड़ा एरिया ले लोगे तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास करेंगी, और बड़ा एरिया ले लोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी। तो इसका मतलब ये जितना बड़ा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, तो इसका मतलब ये कि जितना बड़ा एरिया बनाते चले जाएंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करता चला जाएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करता चला जाए उतना ज्यादा एनर्जी पास करता चला जाएगा।
इसका मतलब ये इफ वी इंक्रीज द एरिया देन एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इंक्रीजेस, एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इंक्रीजेस, और अगर एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इंक्रीजेस दैट मींस फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब हमें यहां से एक चीज ये पता चल गई कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ई पे डिपेंड किया, ए पे डिपेंड किया। अब आ जाओ और देखते हैं किस बात पे डिपेंड करता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मापदंड ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, और किस बात पे डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी दरवाजा ऐसे है, अभी दरवाजा ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, इस टाइप से। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पास कर रही है और दरवाजा अगर ऐसे है तो मैक्सिमम एनर्जी पास की, मैक्सिमम एनर्जी पास कर रही है। लेकिन इसी दरवाजे को क्या कर दो, घुमा दो, इसी दरवाजे को घुमाकर ऐसे कर दो। कैसे करना है? ऐसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है और मैंने दरवाजा घुमा दिया ऐसे आपके साइड में। इसका फेस किस तरफ है? आपके साइड में। अगर फेस आपका इस साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और दरवाजा ऐसे है, क्या कोई नंबर ऑफ लाइन इस दरवाजे को पास करेगा? नहीं, ये कोई भी नंबर ऑफ लाइन इस दरवाजे को पास नहीं करेगा। इस दरवाजे को सिर्फ छूता हुआ जाएगा लेकिन पास नहीं करेगा। अरे टच करना अलग बात है भाई, क्रॉस करना अलग बात है। इस दरवाजे को क्रॉस कब करेगा? जब दरवाजा ऐसे हो और लाइंस ऐसे हो, तब बोलेंगे इस दरवाजे से एनर्जी पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पास कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं दरवाजा ऐसे है और लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो दरवाजे को टच करते हुए निकल रहा है, दरवाजे को क्रॉस करते हुए नहीं निकल रहा है। इसका मतलब दरवाजे से द एनर्जी पासिंग थ्रू दरवाजा इन दिस कंडीशन इज जीरो, मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहां से कोई एनर्जी पास नहीं कर रहा। सोच के देखो फर्क क्या पड़ा। जब दरवाजा ऐसे था तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, और जब दरवाजा ऐसे हो गया, ऐसे घुमा दिया ना मैंने, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ आ गया। इसका मतलब ये कि ध्यान से अगर तुम देखो, जैसे मैंने दरवाजा घुमाया इसका मतलब एरिया वेक्टर घूम गया तुम्हारी तरफ। जैसे मैंने दरवाजा घुमाया, एरिया वेक्टर घुमा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने वैसे ही रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो अगर इफ वी रोटेट द दरवाजा या इफ वी रोटेट द एरिया, अगर एरिया को रोटेट कर रहे हो तो एरिया को रोटेट कर रहे हो तो इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इनके बीच का एंगल बढ़ रहा है, लेकिन फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। क्योंकि यहां पे जब ऐसे दरवाजा रखा था तो मैक्सिमम फ्लक्स था, और ऐसे दरवाजा हो गया तो मिनिमम फ्लक्स हो गया, मतलब जीरो हो गया। इसका मतलब जब इस दरवाजे को घुमाया गया होगा तो फ्लक्स घटा होगा। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर ऐसे दरवाजा है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पास कर रहा है, और अगर इसी दरवाजे को ऐसे घुमा दिया तो कोई नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं की, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये जब दरवाजा को घुमाया गया होगा, जब दरवाजे को ऐसे घुमाया गया होगा, जब एरिया को ऐसे घुमाया गया होगा, तो फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स घट रहा होगा, घट के तभी तो जीरो होगा, है ना। तो ऐसे दरवाजा था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, ऐसे दरवाजा था तो फ्लक्स जीरो था। इसका मतलब दरवाजे को ऐसे घुमाया, दैट मींस एरिया वेक्टर को ऐसे घुमाया, तो एरिया वेक्टर को ऐसे घुमाने पे फ्लक्स जीरो हो गया, दैट इज घट रहा था। तो फ्लक्स क्या होता है? ऐसे घुमाने पे घटता है। मींस फ्लक्स किस बात पे डिपेंड कर गया? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही था, एरिया वेक्टर घूम रहा था, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल पे डिपेंड कर गया। If you increase the angle between the electric field and area vector, if you increase the angle between the electric field and area vector, increase कर रहा है ना, then flux decreases. एंगल बढ़ाने पर फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। एंगल बढ़ाने पर फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। और एंगल बढ़ाने पे अगर फ्लक्स घटता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? कॉस थीटा या साइन थीटा? ऑब्वियसली कॉस थीटा, क्योंकि एंगल बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है और एंगल बढ़ाने पे कॉस की वैल्यू घटती है। इसका मतलब फ्लक्स किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा? कि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि एंगल बढ़ने पर कॉस थीटा घटती है तो फ्लक्स भी तो घटता है। तो फ्लक्स कॉस थीटा के क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट मींस फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कुछ नहीं समझ में आया सर आपने क्या बताया, है ना? कुछ नहीं समझा, क्या पढ़ा रहे हैं आप?
अरे भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपने दरवाजा घुमाया तो एंगल बढ़ गया ना, लेकिन दरवाजा घुमाने पे फ्लक्स तो कम हो गया। अगर दरवाजा घुमाने पे फ्लक्स कम हो रहा है और एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ने पे फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स तुम्हारा कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल बढ़ाने पे कॉस थीटा घटता है। अगर कॉस थीटा घटता है तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस, लेकिन साइन नहीं हो सकता। साइन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंगल बढ़ाने पे साइन बढ़ता है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा, एंगल बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, लेकिन फ्लक्स बढ़ा ही नहीं ना। एंगल बढ़ाने पे तो फ्लक्स घटा, और अगर फ्लक्स घटा तो ये पक्का है कि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो फाई डिपेंड्स ऑन ई, फाई डिपेंड्स ऑन एरिया एंड फाई डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा ऑल्सो। तो इन तीनों को कंबाइन कर दो। जब तीनों को कंबाइन करके बेटा जब आप लिखोगे, तीनों को कंबाइन करके जब आप लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि फाई की वैल्यू क्या होती है। फाई की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा। के की वैल्यू 1 जो कांस्टेंट आएगा, के की वैल्यू 1 ले लो, तो ई ए कॉस थीटा। और अगर ई ए कॉस थीटा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ क्या आ रहा है? कॉस थीटा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट में क्या हो गया? ए वेक्टर। तो फ्लक्स ई डॉट ए, फ्लक्स क्या हो गया? ई डॉट ए। तो जो एनर्जी पास हो रही थी उसी को हमने क्या बोला? फ्लक्स बोला, और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया क्या? ई डॉट ए। हालांकि किताबों में डायरेक्ट लिखा हुआ, मैं आपको समझाया कि कैसे आता है, थोड़ा सा अलग टाइप से, ट्रिक से, है ना, अलग तरीके से मैंने आपको समझाया, लेकिन किताबों में आपको लिखा रहता है डायरेक्ट, और आप भी डायरेक्ट ही रटेंगे, है ना, कि फ्लक्स की वैल्यू इतनी होती है। आता कैसे? मैं आपको ये समझाया कि आ कैसे रहा है, हम आइडिया कैसे लगाएंगे फ्लक्स का। फ्लक्स बेसिकली है क्या, है ना? फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, मैंने क्या बताया? इट इज द एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो फाई बराबर ई डॉट ए। ए क्या है? एरिया ऑफ द दरवाजा, मतलब जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी एरिया का डायरेक्शन है ये, सॉरी एरिया की वैल्यू है ये, है ना। और ई क्या है? जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई डॉट ए। समझ गए बात? तो फाई बराबर ई डॉट ए होता है। अब आ जाते हैं, ये तो मेरा समझाने वाला पार्ट था कि फ्लक्स होता क्या है बेसिकली। अब हम किताबों के तरह आ जाते हैं, किताबों में कैसे लिखा हुआ होता है ना, उस बात को आप समझ लें, किताबों में कैसे लिखा हुआ होता है ना। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। इट इज बेसिकली काउंट ऑफ number of lines passing through an area। किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, उसी के कैलकुलेशन को, उसी के नंबर को ही, मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। आओ मैं समझाता हूं, जो मैंने बताया वही चीज है। ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये कोई आपका दरवाजा है, ये सब है ना, ऐसे रखा हुआ है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 3 नंबर ऑफ लाइन जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, और नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो गया, डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस की ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया तो फिर उन्होंने क्या बोला? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। तो मैंने क्या बुरा बोल दिया? मैंने भी तो वही बोला कि एनर्जी इतना पास करेगा किसी एरिया को, उसी को कैलकुलेशन ही बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन किताबों में जो लिखा होता है वो भी आप लिखेंगे। अरे भाई, नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, व्हाट इज दिस? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो एक ही बात है। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, इट इज बेसिकली क्या है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से पास हो रही है, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब किताबों में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातें, पूरी क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है ना? फिजिक्स बहुत सिंपल होता है बेटा, फिजिक्स बहुत क्या होता है? सिंपल, लेकिन ढंग से पढ़ने आना चाहिए और टीचर को ढंग से पढ़ाने आना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर अच्छा टीचर है जैसे मेरी तरह तो आपको मजा आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। इधर देखे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं ये आपका क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा कर्वी लीनियर बनाया हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो एक दूसरे के क्या होता, पैरेलल होता, ये तो आप भी जानते हैं। तो पैरेलल अगर बना दूंगा इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस टाइप से बना है मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने मान लिया कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी एरिया है, अपने से एज्यूम कर लिया कि कोई आर्बिट्रेरी शेप का एरिया है, मैं इससे फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं कि कितना फ्लक्स पास करेगा। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात ना, कितना फ्लक्स पास करेगा इससे मैं निकालना चाह रहा हूं। अगर कितना फ्लक्स पास करेगा मैं इससे निकालना चाह रहा हूं, कैसे निकालूं, फाई बराबर अभी अब तो बता दिया ई डॉट ए होता है, लेकिन ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट। तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा का भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट तो माना था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेगा तब ना, हर जगह पे ई था इलेक्ट्रिक फील्ड दरवाजे से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हर पॉइंट पे नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं कि बेटा एक छोटा सा एरिया मान लो, अगर मैं कहूं एक छोटा सा एरिया मान लो और उस एरिया का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू सरफेस, मान लो सरफेस का एरिया का डायरेक्शन इधर है, डीए वेक्टर इधर, और इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस छोटे से एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या मैं मान सकता हूं कि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अगर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्यों सेम होगी, क्योंकि हमने माना है छोटा सा एरिया, क्योंकि छोटा सा मानने का मतलब ही यही होता है भाई कि उसके उस छोटे से पॉइंट पर, उस छोटे से एरिया में उसको उसके हर चीज को हम क्या मान ले, सेम मान ले, है ना। तो अगर छोटा सा पॉइंट्स मान लिया तो उसके अगल बगल सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, टेंजेंट टू द कर्व, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसी के टेंजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया यहाँ पे कितनी है, ई है, बहुत अच्छे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर डीए है, और इनके बीच का एंगल कितना है, कुछ भी है, मान लो थीटा है, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, ब्लैक से लिखता हूं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई पासिंग थ्रू छोटा सा एरिया इज इक्वल टू द ई डॉट डी ए। हाँ सर, अभी आपने सिखाया डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए, इसीलिए मैं आपको पहले से आपको आइडिया दिया कि फाई की वैल्यू होती क्या है, ई डॉट ए। किताबों में ऐसे लिखते नहीं है, उसके बाद जब लिखते हैं नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके तो आप सोचते रह जाते हैं ये आया कहां से, बेटा आता ऐसे जो समय मैंने आपको बताया, है ना। तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई बराबर ई डॉट डी। अब हम चाहते हैं कि इससे टोटल फ्लक्स निकाले। अगर इससे टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो तो क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट में कितना हो जाएगा, डीए, और ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट में डीए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। इस जब पूरा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ईडीए कॉस थीटा, जब पूरा लिखोगे ईडीए कॉस थीटा। खैर ऐसा रहने दो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इस तरह से। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, और अगर यूनिफॉर्म होगा तो आ जाएगा, उसमें कौन सी खास बात है ना। डोंट वरी अबाउट इट, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बहुत अच्छे, इफ ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, शाबाश। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, अगर बाहर हो जाएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, फाई बराबर क्या, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और डीए का मतलब छोटा सा एरिया, और उसी का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में एरिया वेक्टर। ओहो माय गॉड, ये तो वही फॉर्मूला आ गया सर जो आपने बताया था। हाँ साहब, वही फॉर्मूला आ गया। तो फाई बराबर क्या, ई डॉट ए, ई डॉट ए मीन्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो फाई बराबर कितना बेटा, ई ए कॉस थीटा आता है ऐसे, यहां से प्रूव ऐसे करते हैं। लेकिन प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, मैंने उल्टा बता दिया आपको, है ना। लेकिन उल्टा भी समझ में आता है, वो जो बताया समझ में आया ना आपको, आएगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो फाई बराबर क्या हो गया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वो यहां से आता है, वो आपको आइडिया दिलाने के लिए था कैसे 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 कैसे। रियल डेफिनेशन तो यही था, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसी का कैलकुलेशन बेसिकली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। लेकिन फिर वाला डेफिनेशन क्या हुआ, एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया, कितना एनर्जी पास कर रहा है, दैट इज बेसिकली फ्लक्स, है ना। तो इतना काम करें आप, ठीक है, वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, केस बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, केस बनाते हैं। तो इसमें हम केस बनाते हैं बेटा, जो देखो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आता हो या जो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आता हो या कोई क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमको, है ना। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तब भी बता सकते हैं सर आप तेज पढ़ा रहे हैं, या धीमा पढ़ा रहा हो तब भी बता सकते हैं धीमा पढ़ा है, या फिर और तेज पढ़ाना हो तो ये भी बता सकते हैं कि कितना तेज पढ़ाना है ना। तो ये सब चीजें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कितना समझ सकते हैं, है ना, आपकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से मैं ठीक चल रहा हूं, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं केस बना रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें केस बनाता हूं, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें केस बनाता हूं। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस एक चीज मैं समझा दूं पहली बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना, केस बनाने देते हैं अभी 1 मिनट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी जीरो ऑल्सो, है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और फ्लक्स क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास ओनली वन मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन एक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा फ्लक्स, हमारा क्या होता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, इसकी वैल्यू क्या चीज, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, अच्छी बात है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। और अगर तुम ध्यान देखो तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा, ध्यान से देखो तो इसका यूनिट 2 हो सकता है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनटू में मीटर स्क्वायर। तो पहला यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर। लेकिन अच्छा वाला यूनिट अगर तुम ध्यान से देखो और करके क्या बोल सकते हो, वोल्ट पर मीटर इनटू में मीटर स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको वोल्ट मीटर पर मीटर भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मीटर ने मीटर को मार दिया तो क्या बना, सीधा वोल्ट मीटर बेसिकली ज्यादातर वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, क्योंकि इंक बचाने के लिए इसे लिखा जाता है। छोटा है ना तो वो वोल्ट पर मीटर लिखते हैं, क्योंकि इतना लिखेंगे तो इंक खर्चा होगा ज्यादा, है ना। तो ये फद्दा लगता है देखने में, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, है ना। लेकिन ये भी होता है, ये मत भूलिएगा कि ये नहीं होता है ना। तो ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स। दूसरी चीज, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव कब होगा, क्यों, ध्यान से देखो तो प्लस किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस पर, है ना। अगर थीटा एक्यूट होगा, थीटा छोटा होगा तो कॉस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर थीटा छोटा होगा मतलब एक्यूट एंगल होगा, और अगर एक्यूट एंगल 90 से कम होगा तो 90 से कम होगा तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली। लेकिन अगर थीटा क्या हो जाए 90 तो फाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो। और निगेटिव कब आएगा, जब थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, मतलब 90 से ज्यादा। अगर 90 से ज्यादा तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जैसे कॉस 120 हो गया, कॉस 150 हो गया, कॉस 180 हो गया। 180 की वैल्यू -1 जानते होंगे आप, है ना। तो जब कभी भी 90 से ज्यादा होगा इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव, तो पाई की वैल्यू क्या नेगेटिव आ जाएगी। जब कभी थीटा की वैल्यू 90 से कम होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब कभी भी थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। कुछ घुसा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छा हाँ, अब आ जाओ। तो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, ये हो सकता है।
आ जाओ पहला केस बनाते हैं। पहला केस क्या, पहला केस क्या, पहला केस क्या भाई साहब कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा इसका मतलब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बिकम जीरो, मीन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिगर कैसे बनाएंगे बेटा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का सेम, तो मान लो ये तुम्हारा कोई रिंग हो गया, रिंग का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम हो गया, और अगर सेम हो गया तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस जीरो वन ई इंटू में फाई। तो क्या इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है, तो आंसर है हाँ, मैक्सिमम पूरा का पूरा पास कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पास करके जा रही हैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना होता है ई इंटू में ए। दूसरा ध्यान से देखो, दूसरा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर बड़े प्यार से लिख देंगे उस दिन हम कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बेटा माइनस में कितना हो जाएगा 1। थोड़ा फिगर बना दो, कैसे बना सकते हो, फिगर बस वैसा ही बनेगा जैसे बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और इसमें एरिया को ऐसे बनाओगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर राइट साइड लिए हो वो तो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम पर है कि एरिया का डायरेक्शन दो बना सकते हो, उधर भी और इधर भी। तो अगर इधर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, अगर उधर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, जो कि पहला केस है। तो इस वाले केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, फाई बराबर लिखोगे ई ए कॉस में 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू माइनस, तो फाई बराबर माइनस में ई इंटू ए। देखो फाई की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यहां फाई की वैल्यू क्या आई थी पॉजिटिव, यहां फाई की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे मिनिमम। ये मैक्सिमम वो क्या होगा मिनिमम, नहीं वो मिनिमम नहीं होगा, वो भी मैक्सिमम है। ये क्या बात हुई सर, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपने बताया था कि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू मिनिमम होती है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप मैथ नहीं पढ़ रहे ना, फिजिक्स पढ़े, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे ना, बुद्धि दिमाग अगर भगवान ने दिया है थोड़ा सा दिमाग आप यूज करेंगे कि मैक्सिमम तो होगा, मैं मान रहा हूं, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव भी वैल्यू भी काउंट होगा स्केलर क्वांटिटी में, ये भी मैं मान रहा हूं, लेकिन फाई बराबर माइनस ई इंटू ए। लेकिन फ्लक्स को समझो तो फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस बेसिकली, सोच के देखो, ये तो तुमने माना है ना इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का इधर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का इधर डायरेक्शन। अगर कोई दरवाजा ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो क्या दोनों ही केस में मैक्सिमम एनर्जी पास हो रही है। दरवाजा ऐसे रखा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए, तो दोनों ही केस में एनर्जी उतनी ही पास कर रही है, नंबर ऑफ लाइंस उतने ही पास कर रहे हैं। अगर एनर्जी उतनी ही पास कर रही है, नंबर ऑफ लाइंस उतने ही पास कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में फ्लक्स की वैल्यू सेम हुई ना। तो सर दोनों में अंतर कैसे, सुन दो, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, यही सुनो। बेसिकली डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि अगर मैं इधर मुंह करके बैठा हूं, अगर मैं इधर मुंह करके बैठा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और अगर मेरा मुंह इधर है, अगर मैं अपना मुंह इधर मान लूं, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे मान लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, है ना, तो अंदर घुसा, इस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसा ऐसे, और अगर मेरा मुंह इधर है, इलेक्ट्रिक एरिया का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास होके चला गया। इसका मतलब ये है ना, ये इंडिकेट कर रहा है।
बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है ना, ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल क्या है, ये बेसिकली माइनस प्लस। तो माइनस प्लस के चक्कर में परेशान नहीं होने का, है ना। तो यहाँ पर भी फाई बराबर ये है और यहाँ पर भी फाई बराबर ये है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो उतना ही और उतना ही, दोनों ही केस में प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, ये एरिया चक्कर, एरिया का तुमने डायरेक्शन बदल दिया, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन तो तुम्हारे हाथ में है ना। तुम अगर इधर मान लो तो इधर हो जाएगा, इधर मान लो इधर हो। तो मिनिमम क्या होगा सर, ये बता दीजिए आप। ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम नहीं है, तो मिनिमम क्या होगा बेटा, जीरो। मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो। मिनिमम फ्लक्स जीरो होगा। आ जाओ देखिए। और ये कब होगा, जब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर टू A। अगर परपेंडिकुलर टू A मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वो जो सर्कल है, सर्कल ऐसे रखा हुआ होगा, ऐसे ऐसे, ये ओरिएंटेशन ना सर। अगर सर्कल ऐसे रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो ऊपर या तो नीचे, कुछ भी मान लो। है तो 90 डिग्री ही है, तो क्या 90 डिग्री है, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन मान लेते हैं, तुम ऊपर मान लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तुम्हारा और एरिया वेक्टर ये तुम्हारा, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अगर 90 हो गया तो फाई की वैल्यू क्या लिखेगा, फाई बराबर ई ए कॉस में 90 बराबर कितना, जीरो। तो फ्लक्स बराबर जीरो। अरे हाँ भाई, मैंने पहले ही बताया, छू कर जाएगा, क्रॉस तो करेगा ही नहीं। अगर ऐसे रखा हुआ है तो खाली टच करते हुए जाएगा, क्रॉस करेगा ही नहीं। जब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस ही नहीं की तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा। जब नंबर ऑफ लाइंस पास ही नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा। नंबर ऑफ लाइंस पास करना चाहिए ना। नंबर ऑफ लाइंस पास किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। अब तुम यहां से भी आइडिया ले सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं किया तो फ्लक्स जीरो आएगा, तो इससे कम हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये सर्कल ऐसे रखा हुआ है और अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो फ्लक्स जीरो आ गया मतलब, और इससे कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ओरिएंटेशन तू ले लेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो फ्लक्स तो आना ही आना है। और अगर फ्लक्स आना है तो नंबर ऑफ लाइंस आना ही आना है। अगर नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर रहा है, इसका मतलब वो फ्लक्स किसी भी हाल में जीरो नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम तभी हो सकता है वो जीरो, मिनिमम तभी वही हो सकता है जो जब पास ही ना करे। हाँ, सिंपल सी बात। नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं करेगा, वही मिनिमम होगा, वही तो जीरो हो गया। तो मिनिमम फ्लक्स क्या हो गया आपका, जीरो। ये आपको दिमाग, सबको नहीं पता होता ये बात, और सब दिमाग भी नहीं लगा पाते। अगर आप लगा पाए हैं तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपका दिमाग काम कर रहा है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर ये मैं जो बोल रहा हूं आप दिमाग लगा पाए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है बात। तो ठीक है, खैर ये सब चीजें हो गई, है ना। तो ये सब चीजें हो गई, फ्लक्स के बारे में हो गई कि जब थीटा बराबर 90 होगा तो क्या होगा, थीटा एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल पैरेलल होगा तो क्या होगा, है ना। वो क्या बताते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, फाई की वैल्यू सेम है। प्लस माइनस किसके कारण है, फ्लक्स माइनस में बता रहा है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, बस यही बता रहा है। इसका और कोई काम नहीं है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको फ्लक्स कितना समझ में आया। चेक करना पड़ेगा ना कि आपको फ्लक्स कितना समझ में आया, ये आपको हमें चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फ्लक्स कितना आया, फिर आके देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि आपका क्या है, सर्कल है ना, या कोई डिस्क है। मान लेते हैं कोई डिस्क है तो भरा होगा पूरा, है ना। ये अगर डिस्क है जिसका रेडियस कितना मैंने मान लिया, जिसका रेडियस मैंने मान लिया इसका रेडियस है ए। कितना रेडियस है इसका, ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से टेढ़ा डाल दिया 30 डिग्री, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, तो इसलिए पैरेलल ही है। और E की वैल्यू मैंने क्या दे दिया, E नॉट। E की वैल्यू कितना दे दिया, E नॉट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द फ्लक्स, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड, सॉल्व करिए जल्दी से आप लोग, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ डिस्क। इस डिस्क से
कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा ये आपको निकालना है। जल्दी से निकालिए आप लोग, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, है ना। जल्दी से निकालिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप कॉपी पे लेके बैठा के रे भाई, है ना, खाली वीडियो देख के ना जाए, क्या करें, कॉपी पे लेके बैठा क्या करें। जब टीचर क्या देता है, जब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, तो क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन तुरंत वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे आना है ना। तो वीडियो पॉज कर दिया करिए, पहले खुद ट्राई किया करिए, जब ना हो उसके बाद आप देखा करिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग घूमेगा, है ना। क्वेश्चन को सोचने की ताकत, क्वेश्चन आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है यार, घबराए नहीं, क्या करो, जब आप कोशिश करोगे तभी तो कर पाओगे। कोशिश करने वाले कोई हार नहीं होती। तो पहले कोशिश तो करो, नहीं आएगा तो जब सॉल्यूशन देखोगे तब तुमको दिमाग में आएगा, यार हाँ ये ऐसे ऐसे हमने सोचा ही नहीं था। तो तुमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो घूमेगा कि हाँ ऐसे 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 भी हो सकता है क्वेश्चन करते समय, है ना। तो इसके क्वेश्चन किया करो, बुक के भी क्वेश्चन लगाएं आप, पहले क्वेश्चन यहां देखें, उसके बुक के क्वेश्चन लगाएं, सॉल्व करें, है ना। मैं हर तरीके से आपका हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन लूंगा, है ना। तो पहले धीरे धीरे लेवल आपकी बढ़ाई जाएगी। खैर, ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है, जिसकी वैल्यू क्या है, E0 है। ये हमारा डिस्क दिख रहा है, डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स पूछ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा, सिंपल लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E A cos थीटा, क्योंकि सर ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो E डॉट A या फिर E A cos थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, कॉमन सेंस रहेगा तभी फिजिक्स पढ़ पाओगे, है ना। इसके लिए ये होना चाहिए, भगवान ने दिया रहेगा तभी तो कर पाओगे भाई, ये थोड़ा होना चाहिए तभी फिजिक्स पढ़ पाओगे। तो फाई बराबर E A cos थीटा, है ना। तो फाई बराबर E A cos थीटा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द एरिया। एरिया कितना है, अब डिस्क है तो ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 रखो। तो फाई बराबर क्या रखोगे, फाई बराबर रखोगे E0 पाई ए स्क्वायर, कॉस में कितना आया 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये तो जानते ही होंगे आप, √3/2। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई बराबर आ गया रूट में 3 पाई E0 ए स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा सजा दिया आगे पीछे लिख के, है ना। तो फाई बराबर आ गया रूट में 3 पाई E0 ए स्क्वायर बाई 2। इतना आया था सबका, पक्का। तो इतना आपका आ गया था, आंसर आपका ये आ गया था। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना आपका आ गया था, लेकिन ये बेटा गलत है। ये आपका क्या है, गलत है, ये सही आंसर नहीं है। थीटा क्या होता है भाई, क्या होता है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कोई भी थीटा देगा, आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल इसीलिए सॉल्व नहीं होते आपसे, आप सोचते नहीं है कि फॉर्मूला में दिया क्या है, सोचते नहीं है कि फॉर्मूला में दिया क्या, बस फाई बराबर E A cos थीटा देखा, बस लग गए भीड़ में, सब लग गए, सब भीड़ में E रखो, A रखो, थीटा रखो, आंसर। अरे कोई भी थीटा रख देगा भाई, कोई भी थीटा नहीं रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। पहले देखो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, तो ध्यान से अगर तुम देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो बेटा ये है ना, जस्ट ऊपर। इनके बीच का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल ये है ना कि ये है। तो बताओ ये सरफेस से परपेंडिकुलर है तो ये 30 हुआ, तो ये कितना हुआ 60 हुआ ना, 60। तो अगर ये 60 हुआ तो थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 60 रखोगे ना, 30 रख के चिपका दिए, आंसर आ गया। हाँ सर, और ये तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, मैं बता दे रहा हूं, परेशान नहीं होना, ये तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस आ गई, पक्का रहेगा। क्योंकि कई लड़के, वो टीचर जानता है कि कई लड़के ऐसे होते हैं जो खाली फॉर्मूला याद रखते हैं, थीटा देखो, ई देखो, ए देखो, चिपका देंगे। तो जब चिपका दोगे लो आंसर ये आएगा और तुम टिक मार के आगे बढ़ोगे, लेकिन वो गलत रहेगा, है ना। इसलिए फिजिक्स बहुत ही शातिर चीज है, टफ नहीं है भाई, टफ नहीं होता है, समझने की दिल से पढ़ो ना, महसूस करो। E A cos थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ध्यान से अगर आप देखें तो फाई की वैल्यू क्या आने वाली, मिटा दूं क्या इसको, मिटा दूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं मैं, है ना।
तो यहाँ पे क्या रखेगा, यहाँ 60 रखेगा, और जैसे यहाँ पे 60 रखेगा तो cos 60 की वैल्यू बेटा, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, और जैसे 1/2 आ जाएगा तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा पाई ई नॉट ए स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। पाई ई नॉट ए स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से, आओ देखो, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आओ देखो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इस टाइप से हमारा क्या है, सर्कल है या कोई डिस्क मान लो, या सर्कल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो डिस्क, इसका रेडियस कितना दे रखा है तुमको, इसका रेडियस r दे रखा है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से पास करता हुआ, इसके एक किनारे से पास करता हुआ, इसके दूसरे किनारे से पास करता हुआ, दिख रहा है आपको, पैरेलल है, हाँ है, इसकी वैल्यू ई नॉट, ये एंगल 45 दे रखा है ना। बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया कितना आया, हाँ जी कितना हो गया, फाई बराबर ई नॉट पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और एंगल 45, एंगल कितना होगा, गलती कर रहे हैं, ये नहीं रखने का, आपको भरमाने के लिए दे रहा है वो 45। देखो फिर से, दिस इज नॉट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मत कर देना भाई गलती, ऐसा ऐसे देता है क्वेश्चन में, आपको भरमाएगा, खूब इधर उधर करके भरमाएगा कि आप रखो, लेकिन नहीं रखने का है ना। अगर आप अच्छे लड़के हैं तो नहीं रखेंगे, और गंदे लड़के हैं तो रख देंगे। तो 45 इज नॉट ए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर है भाई, अगर सर्कल ऐसे है, डिस्क ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इसका प्लेन ऐसे हुआ ना, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट या तो बाहर या तो अंदर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ध्यान से अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर बाहर है, दोनों के बीच का एंगल 0। अरे टच कर रहा है भाई, देखो ना, टच कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर जस्ट बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना, 90, और एरिया के बीच का एंगल 90 हो गया, तो ये 45 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब फ्लक्स 0, तुम 0 हो जाएगा, है ना। तुम देख के भी सॉल्व कर सकते थे, देखो टच करके जा रहा है, क्रॉस करके नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, टच करके जा रही है, तो फ्लक्स 0 हुआ, कहां पास हुआ। ये चीज है, यही चीज समझनी है ना, छोटी छोटी चीज समझनी है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, होता है ना। आप लोग न्यूमेरिकल से इतना नहीं लगाए ना कभी, तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन बस फॉर्मूला याद करना हमारा धर्म नहीं है, फॉर्मूले के अंदर क्या है ये हमारा धर्म है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि फॉर्मूला क्या है ये रटना हमारा धर्म नहीं है, फॉर्मूले के अंदर क्या है ये रटना हमारा धर्म है। कि फॉर्मूले के अंदर क्या है, थीटा है तो किसके बीच का एंगल है, ई है तो क्या है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखते हैं, है ना। मान लेते हैं एक लूप है, सर्कल जैसा, है ना, जिसका रेडियस ए है, ठीक है। एक लूप है जिसका रेडियस ए है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। अंदर मतलब समझते हैं ना, क्रॉस माने अंदर, क्रॉस का डायरेक्शन मतलब अंदर, है ना। तो अगर मैं कहीं क्रॉस बना दूं तो इसका मतलब ये क्या होता है, इनसाइड डायरेक्शन। और कहीं मैं अगर डॉट बना दूं, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड डायरेक्शन। जैसे राइट साइड डायरेक्शन को तीर से दिखाते हो ना बेटा, और लेफ्ट को ऐसे, ऊपर को ऊपर तीर दिखाओगे, नीचे के नीचे तीर दिखाओगे। लेकिन अगर तुम्हें दिखाना पड़ जाए, मान लो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर जा रहा है, तो कैसे दिखाओगे,
अंदर वाले को क्रॉस से, और बाहर वाले को डॉट से। तो डॉट मतलब बाहर, क्रॉस माने अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से रीजन में ही है। और वो छोटे से रीजन का सर्कल क्या बना रहा है, रेडियस बी। इसकी वैल्यू कितनी है, समझ आएगा। मतलब ये आपको दे रखा है कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है और दिख भी रहा है, उसमें कोई खास बात थोड़ी है। तो ए रेडियस का एक लूप है, इसके अंदर बी रेडियस के सर्कल के अंदर, बी रेडियस के सर्कल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अंदर की तरफ जा रही है, वो अंदर की तरफ जा रही है ना। अगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्वेश्चन ये कर रहा है फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फ्लक्स passing through an area। इस एरिया से कितना फ्लक्स, पासिंग थ्रू लूप, इस लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा ये आपको निकालना है ना। तो जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। स्क्रीन पॉज करके, बेईमानी नहीं, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें भाई। स्टार्ट हो जाओ, मैं लगाता हूं, आपने कोशिश बहुत की होगी, मैं लगाता हूं, है ना। आओ देखते हैं, जो भी आपका आंसर आया होगा। अब मेरे को देखो मैं कैसे लगाता हूं, है ना। चलो एक चीज आपको रटनी है, क्या रटनी है मैं समझाऊंगा भी, लेकिन उसके बाद में रट लेना है उसको। क्या कि अगर मैं बोलूं फाई बराबर, तो फाई की वैल्यू कितनी, ई ए कॉस थीटा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इन फाई बराबर ई ए कॉस थीटा इज द एरिया किसका एरिया ऑफ द लूप, एरिया लूप का नहीं, वेयर एरिया इन द लूप, ऐसे बोल सकते हो, एरिया इन द लूप वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओ माय गॉड, ये तो फॉर्मूला ही बदल गया। हाँ, फॉर्मूला ही बदल गया, मैंने फॉर्मूला को चेंज कर दिया। असलियत में ये होता है, जो मैं बोलूंगा उसे कुछ देर तक ध्यान से सुनते रहना, आपको खुद ही क्लिक करेगा, हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है ना। कई लोग तो कहेंगे पता नहीं क्या है, क्या क्या पढ़ाते रहते हैं सर। सुनो ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अच्छी चीजें लोगे ना, और हमसे पढ़ रहे हो तो अच्छी चीजें लोगे ना। तो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो अच्छी चीजें लो, और अगर नए आए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। जैसे ही बेल आइकन दबाओगे तो हमारा जैसे ही नया वीडियो आएगा तुरंत हमारे पास आ जाएगा, है ना। और लेकिन लाइक करना नहीं भूला करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, है ना। ऐसे क्या होता है, मुझे एनर्जी मिलती। लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब एप्रिसिएशन होता है ना। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमको, हमें भी एनर्जी आती है लाइक देख करके। हाँ, हमारे पास 10 लाइक है, 25 लाइक है, 100 लाइक है। अगर हमारे पास लाइक है तो हमें एनर्जी आती है कि हाँ, हमें अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए, और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, है ना। तो लाइक जरूर किया करो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो तुरंत जाके नीचे लाइक करो, तुरंत नीचे लाइक करो, उसके बाद फिर देखो, है ना। आओ चलो देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फाई बराबर मैंने क्या बोला, ई ए कॉस थीटा, जहां पर ए क्या होता है, एरिया इन द लूप, लूप के अंदर का एरिया होता है, लूप का एरिया नहीं होता है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब बहुत ही सेंसिबली और ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, सोच के देखो। अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, पूरे एरिया को कवर करता है अगर इसके, तो क्या नंबर ऑफ लाइंस ऑब्वियसली ज्यादा ही होता इसके कंपैरिजन में। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होता। तो अगर पूरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जा रहा होता तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होता, तो फ्लक्स भी ज्यादा होता। इसका मतलब ये वाला जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कम आएगा, ये वाला फ्लक्स जो आएगा वो फ्लक्स कम आएगा। समझ पा रहे मैं क्या ट्रिक दे रहा हूं तुमको। सोचो जरा कि अगर सोच के देखो, अगर इस एरिया के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए तो जीरो, लेकिन थोड़ी सी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में जाए तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इतने रीजन में जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया या इस दरवाजे या इस लूप के इतने रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो थोड़ा सा फ्लक्स आ गया,
क्योंकि एनर्जी पास कर रही है। लेकिन पूरा का पूरे दरवाजे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है पूरा, तो इस दरवाजे से पास करने वाला फ्लक्स तो भी आ गया, एनर्जी तभी पास कर रहा है लेकिन ज्यादा एनर्जी पास कर रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्क पड़ता है। तुम भी समझ में आ गया होगा, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई कि अगर पूरे एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो गया, और फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस का काउंट है। तो अगर इसमें जितना नंबर ऑफ लाइंस जा रहा है उससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जाएगा पूरे एरिया में अगर घुस रहा होगा, इसका मतलब फर्क पड़ता है। और अगर फर्क पड़ता है तो सर बता रहे हैं, कौन सर, जैज सर बता रहे हैं कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा में ए जो होता है वो एरिया ऑफ द लूप नहीं होता, ए क्या होता है, एरिया इन द लूप होता है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। मतलब लूप के अंदर का वो एरिया होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है असलियत में। तो ए क्या होता है, लूप के अंदर का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं अपने वो वाले फॉर्मूले को सही करूंगा, करेक्ट करूंगा। कैसे करेक्ट करूंगा, ध्यान सुनना। अब अगर मान लो यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा अगर एरिया है, अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास कर रहा है पूरे एरिया से, तो आप सोच के देखो, तो इस पूरे एरिया में से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास कर रहा है तो इससे अगर मैं फ्लक्स बोलूंगा तो फ्लक्स बराबर लिखूंगा फाई बराबर ई, और ए कौन सा, वो रीजन, लूप के अंदर का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो लूप के अंदर में पूरा का पूरा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो वो चाहे लूप का एरिया के बराबर ही हो जाएगा, लूप के एरिया के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लूप से पास कर रहा है। तो एरिया इन द लूप वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, लूप के अंदर का वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर पूरा का पूरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया से पास कर रहा है तो एरिया ऑफ द लूप, और वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ई ए कॉस थीटा। तो जो पहले पढ़ाना था वो भी सही था, वो गलत नहीं था, है ना, लेकिन मैंने वहां बताया ही नहीं ए क्या होता है। अच्छा, अगर सर आपने नहीं बताया तो अच्छी बात है, आ जाओ। हाँ, ध्यान से अगर तुम देखो इसका आंसर क्या बना, सीधा सीधा इसका आंसर बना फाई इज इक्वल टू ई एच। मुझे मालूम है कि तुम क्या करोगे, अब स्मार्ट बनोगे, है ना। ये क्वेश्चन ले जाकर अपने दोस्त लोग को देखो, क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, क्योंकि मुझे पता है सब नहीं लगा सकते ये क्वेश्चन, है ना। जिसको ये इसका इंपॉर्टेंस बताने का वही लगा पाएगा ये क्या होता है। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो बिला वजह बेटा दूसरे को परेशान नहीं करना, है ना। अच्छा, अपने टीचर को थोड़ा सा परेशान कर लेना है, बनता है, इतना बनता है। तो फाई बराबर कितना, ई ए कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ई नॉट मान लो ना, नहीं दिया तो मान लो, है ना। तो ई नॉट हो गया, वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो एरिया कौन सा है, पाई बी स्क्वायर, ये बी रेडियस है ना। तो बी रेडियस के सर्कल में अगर ये प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, पाई बी स्क्वायर, और कॉस में कितना 0 डिग्री, या थीटा था ना, कॉस में 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, एरिया का डायरेक्शन भी अंदर मान लो, है ना। अगर एरिया का डायरेक्शन भी अंदर मान लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो ये कॉस 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ई नॉट बी स्क्वायर, और पाई को आगे कर दो, थोड़ा सजा दो, तो फाई की वैल्यू आ गई। तो फाई बराबर कितना आ गया, फाई बराबर पाई ई नॉट, फाई बराबर पाई ई नॉट बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे और ढेर सारी बातें करेंगे, है ना, अगले टर्न पर और ढेर सारी बातें करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब मान लो इस लाइन के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी अंदर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लो ई नॉट, और हमने एक सर्कल बना लिया, लूप बना लिया, जिसका सेंटर इसी लाइन पर है। हमने क्या बना लिया, लूप बना लिया, जिसका सेंटर इसी लाइन पर है, ये सेंटर सी, और इसका रेडियस कितना, मान लो आर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सर्कल, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सर्कल,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है, और ये ऐसे रखा हुआ है तो एरिया का डायरेक्शन भी अंदर मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर है। बहुत अच्छा, तो बता दो फ्लक्स कितना। तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा जो मैं पहले बताया कि ए क्या होता है, ए वो एरिया होता है जो लूप के अंदर होता है। ए एरिया होता है लूप के अंदर होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो ए वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस लाइन के राइट साइड में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इससे फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है। सिर्फ कितने एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है। और अगर सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू में क्या रखोगे, एरिया पूरे का आधा, पूरे का आधा। तो पूरे का आधा रखोगे तो फाई बराबर क्या लिखोगे, फाई बराबर लिखोगे ई नॉट पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधा। क्यों आधा, क्योंकि आधे इतने से खाली नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, राइट साइड से पास नहीं करेगा। भले ही मैं उसे लूप पूरा का पूरा लूप ही मानूं, लेकिन राइट साइड से तो पास कर नहीं रहा है ना। और अगर राइट साइड से पास नहीं कर रहा है तो राइट साइड का एरिया क्यों लिखूं भाई, क्योंकि ए होता क्या है, एरिया इन द लूप वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। और ये क्या हो गया, कॉस 0, और फाई बराबर क्या हो गया, फाई बराबर हो गया पाई ई नॉट आर स्क्वायर अपॉन में बाई में 2। और अब इस फॉर्मूले पर आप खूब बैठ के सोचिएगा मैं क्या बोल रहा था, और अगर समझ में आए तो वाह वाह करिएगा, वाह 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 क्या बता दिया, है ना। ठीक है, यहाँ पे अपना लेक्चर क्या करते हैं, खत्म करते हैं।